Good morning, students. This is Barkha from Raval International School. Today we are going to start online trading procedure of chapter number 10, Financial Market. Online trading procedure is also known as screen-based trading procedure, and it is one of the most important topic of this chapter. So please concentrate while listening. बेटा ऑनलाइन ट्रेडिंग और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली जब हम शेयर सिक्योरिटीज ट्रांसफर करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग, एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से होती है ये. इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बाइंग और सेलिंग की जाती है. बिजनेस आवर्स ट्रेडिंग के होते हैं 9:55 AM to 3:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये, और मंडे टू फ्राइडे डीलिंग्स होती हैं. वैसे हमारे हर स्टेट के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से मेजर डीलिंग होती है ऑनलाइन ट्रेडिंग की. ठीक है. ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोसीजर हैज द फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर. सेकंड, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट. थर्ड, प्लेसिंग एन ऑर्डर. फोर्थ, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर. फिफ्थ, सेटलमेंट ऑफ ऑर्डर. Before starting this, let me give you a brief introduction of the following terms which are related to this procedure. First is Demat account. An investor has to open a Demat account with an organization called a depository. Beta, listen carefully. They are the very technical terms. जैसे हम बैंक में जाके बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, सेम ऐसे ही हमें डिपॉजिटरी के पास जाना होता है डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए. तो इन्वेस्टर को सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा ऑनलाइन ट्रेडिंग में, जिसे हम बोलते हैं, और कहाँ जाके करेगा वो? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे जिसे हम बोलेंगे डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, सेकंड टर्म, इसे हम डीपी भी बोलते हैं. ये बेसिकली एजेंट्स होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, इंटरमीडियरीज, जो इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में इंटरैक्ट करते हैं. जैसे अगर इन्वेस्टर को बाय या सेल करनी है सिक्योरिटी, सबसे पहले वो अप्रोच करेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन्वेस्टर की हेल्प करेगा और उसको सिक्योरिटीज परचेज या सेल करवाएगा. किसकी हेल्प से? डिपॉजिटरी की हेल्प से. सबसे पहले वो डिपॉजिटरी की हेल्प से डीमैट अकाउंट खुलवाएगा इन्वेस्टर के बिहाफ पे. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट स्टॉक ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस भी हो सकती हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं. थर्ड टर्म डिपॉजिटरी, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है. एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी सिक्योरिटीज को सेफ रखता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्वेस्टर के बिहाफ पे, इसे हम डिपॉजिटरी बोलते हैं. जैसे बैंक जो है वो बैंक अकाउंट मेंटेन करता है, सेम ऐसे ही डिपॉजिटरी आपका डीमैट अकाउंट मेंटेन करेगा. डिपॉजिटरीज के दो टाइप्स हैं, एक है NSDL, एक है CDSL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड. दे आर द फर्स्ट लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया. और CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये सेकंड है इंडिया में. फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं हम, सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर. सबसे पहले इन्वेस्टर अगर सिक्योरिटी बाय या सेल करना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू अप्रोच अ रजिस्टर्ड ब्रोकर एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद हिम. उसे एक ब्रोकर अपॉइंट करना पड़ेगा और उसमें उसके साथ अग्रीमेंट करना पड़ेगा, जिसमें सर्टेन डिटेल फिल करनी होगी. पहली डिटेल जो इन्वेस्टर को ब्रोकर को देनी है, पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर. इसका अलग से क्वेश्चन भी आता है, ये हमारी मैंडेटरी डिटेल है जो हमें देनी ही देनी है. सेकंड इज द डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस. थर्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन. फोर्थ, रेजिडेंशियल स्टेटस. फिफ्थ, बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स. बेटा, वाइल ऑनलाइन ट्रेडिंग, जब हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं हमें डीमैट अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ता है और बैंक अकाउंट भी, क्योंकि अगर इन्वेस्टर को सिक्योरिटी परचेज करनी है तो वो उसके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी. जब वो परचेज कर लेगा सिक्योरिटी का बैलेंस शो होगा, लेकिन उसका बैंक बैलेंस जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा क्योंकि उसने सिक्योरिटी परचेज करी है, तो बैंक अकाउंट में उसका बैलेंस रिड्यूस्ड शो होगा. ठीक है. तो बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट दोनों ही हमें मेंटेन करने हैं. ये प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया भी था. इन्वेस्टर सबसे पहले अप्रोच करता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, उसके साथ इंटरैक्ट करेगा. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की हेल्प से इन्वेस्टर डीमैट अकाउंट खोलता है. किसके पास? डिपॉजिटरी के पास. डिपॉजिटरी NSDL, CDSL, किसी के पास भी वो अपना डीमैट अकाउंट खोलेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की हेल्प से. सेकेंड प्रोसेस का स्टेप है ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट. इन्वेस्टर डीमैट अकाउंट ओपन करेगा. इसको हम बेनिफिशियल ओनर अकाउंट भी बोलते हैं, और इन्वेस्टर के पास बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है. थर्ड स्टेप, प्लेसिंग एन ऑर्डर. बेटा, ब्रोकर अपॉइंट हो गया है हमारा और डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है. अब इन्वेस्टर को ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर देना है.
ब्रोकर जो है एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इशू करेगा इन्वेस्टर को। ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप में क्लियर इंस्ट्रक्शन होती है रिगार्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स और प्राइस, जितने पे शेयर्स बाय या सेल किए जा सकते हैं या किए जाने चाहिए। तो ब्रोकर ये स्लिप इशू करेगा इन्वेस्टर को जैसे ही ऑर्डर प्लेस होगा। उसके बाद ब्रोकर ऑनलाइन बैठेगा, कनेक्ट होगा मेन स्टॉक एक्सचेंज से और जो बेस्ट प्राइस अवेलेबल होंगे पर्टिकुलर शेयर पे वो कोट करेगा। फोर्थ, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। बेटा प्लेसमेंट का मतलब होता है ऑर्डर जस्ट हमने प्लेस किया, वो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन का मतलब होता है प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो गया, ऑर्डर हो चुका है, अब अमाउंट शो होने लगेंगे, रिफ्लेक्ट होने लगेंगे बैंक अकाउंट में और डीमैट अकाउंट में। तो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर में जब शेयर्स बाय या सेल किए जाएंगे प्राइस मेंशन पे, तो सबसे पहले वो कम्युनिकेट ब्रोकर टर्मिनल पे करेगा। ब्रोकर ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा है इन्वेस्टर के बिहाफ पे, तो ब्रोकर का टर्मिनल होता है उस स्विच पे, उस ऑप्शन पे, वहां पे कम्युनिकेट किया जाएगा कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स बाय या सेल किए जा रहे हैं इस प्राइस मेंशन पे। उसके बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर, ब्रोकर एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इशू करता है इन्वेस्टर को। इस स्लिप में ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स परचेज या सेल जो हैं और किस प्राइस पे हुए हैं। जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इशू करेगा ब्रोकर किसे, इन्वेस्टर को। बेटा जैसे ही ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इशू हो जाएगी विद इन 24 आवर्स ब्रोकर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है इन्वेस्टर को। बेटा कॉन्ट्रैक्ट नोट, ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप दोनों में फर्क है। ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप में सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड और प्राइस दिया होता है इसका, ये तब इशू की जाती है जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और ये ब्रोकर इन्वेस्टर को करता है। एग्जीक्यूट होने के बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर ब्रोकर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा इन्वेस्टर को। ये इसलिए होता है, इसमें पूरी कंप्लीट डिटेल होगी, नंबर ऑफ शेयर्स जितने खरीदे या बेचे, प्राइस, कितने बजे हुई डीलिंग, कितने बजे हुई, किस डे को हुई, और इसमें ब्रोकरेज चार्जेस भी होंगे जो ब्रोकर ने अपने चार्जेस लिए हैं। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है अगर फ्यूचर में इन्वेस्टर जो है वो ब्रोकर पे क्लेम करे या इन्वेस्टर ब्रोकर से एविडेंस मांगे तो ये एक तरह से प्रूफ है कॉन्ट्रैक्ट नोट, क्योंकि इसमें टाइम डेट भी मेंशन होगी, ब्रोकरेज चार्जेस भी होंगे, कितने ब्रोकर ने चार्जेस लिए हैं अपने। ठीक है, तो इट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच हेल्प्स टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन इन्वेस्टर एंड ब्रोकर। कॉन्ट्रैक्ट नोट में एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर होगा जो असाइंड होता है स्टॉक एक्सचेंज से। बेटा जब भी स्टॉक एक्सचेंज में की हेल्प से हम ट्रेडिंग करते हैं तो सारे नंबर स्टॉक एक्सचेंज असाइन करता है हर एक ट्रांजैक्शन पे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में वो नंबर भी दिया होगा जिसे हम यूनिक ऑर्डर कोड नंबर बोलते हैं। फिफ्थ स्टेप, सेटलमेंट ऑफ ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। बेटा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो सेटलमेंट साइकिल है ये T+2 डे पे होती है। T मीन्स ट्रेड, 2 डेज मीन्स 2 दिन में सेटलमेंट हो जानी चाहिए। रोलिंग सेटलमेंट बेसिस भी यही होता है। मंडे को सपोज हमारा ट्रेड हुआ, ट्रांजैक्शन हुई, तो वेंसडे तक फुल सेटलमेंट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि सबसे पहले इन्वेस्टर ने अगर परचेज करी हैं सिक्योरिटीज़ या फिर इन्वेस्टर ने अगर सेल करी हैं सिक्योरिटीज़, तो जो उसने परचेज करी हैं वो सिक्योरिटी उसके पास आ जाएं, और अगर उसने सेल करी हैं तो सिक्योरिटीज़ उसके पास से चली जाएं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट नोट रिसीव होगा सबसे पहला काम इन्वेस्टर का है, इन्वेस्टर को पे करना होगा शेयर्स जो उसने खरीदे हैं या फिर उसने जो बेचे हैं शेयर्स वो उसे डिलीवर करने हैं। सबसे पहला रोल जो है वो इन्वेस्टर का है। जैसे ही इन्वेस्टर ने शेयर्स खरीदे उसका अमाउंट वो पे करेगा किसे, ब्रोकर को। ब्रोकर को पे करेगा जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू रिसीव हो गया उसको, कि कॉन्ट्रैक्ट नोट में सारी डिटेल होती है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, क्या प्राइस है, कितने बजे डील हुई, क्या ब्रोकरेज चार्जेस हैं। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट नोट रिसीव करेगा इन्वेस्टर जो है वो पे कर देगा जो उसने शेयर्स खरीदे हैं, और जो उसने शेयर्स अगर सेल किए हैं तो वो शेयर्स वो दे देगा किसे, ब्रोकर को। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट रिसीव करते ही हो जाना चाहिए, इसे हम बोलते हैं पे इन डे। बी पॉइंट देखेंगे, जब सेल हुई है तो स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स डिलीवर करेगा, और अगर परचेज हुई है
तो स्टॉक एक्सचेंज पेमेंट करेगा किसे, अदर ब्रोकर को। बेटा क्योंकि जो एक ब्रोकर है जिसने इन्वेस्टर के साथ डील करी थी, उस ब्रोकर ने तो पहले दे दिए शेयर्स, अब स्टॉक एक्सचेंज को भी तो वो किसी और को सेल करने हैं, किसी और को परचेज, किसी और से परचेज किए होंगे। जब स्टॉक एक्सचेंज कोई भी एक्टिविटी करता है, कोई भी रोल करता है, तो उसे हम बोलते हैं पे आउट डे। और जब सबसे पहले इन्वेस्टर ने किया था, इन्वेस्टर ने ब्रोकर को दिया, शेयर्स दिए, अमाउंट पे किया, जब इन्वेस्टर ब्रोकर को करता है उसे हम बोलते हैं पे इन डे। लेकिन जब स्टॉक एक्सचेंज के पास शेयर्स आ गए, स्टॉक एक्सचेंज अदर ब्रोकर को दे रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के बाद पैसे आ गए, तो स्टॉक एक्सचेंज अदर ब्रोकर को पे कर रहा है इन केस ऑफ परचेज, तो उसे हम बोलते हैं पे आउट डे। उसके बाद जैसे ही पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर को, तो ब्रोकर को किसे पेमेंट करनी है, इन्वेस्टर को, विद इन 24 आवर्स। और ब्रोकर जो है वो डायरेक्टली, अगर शेयर्स खरीदे हैं इन्वेस्टर ने, तो ब्रोकर डायरेक्टली इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर देगा। और इन्वेस्टर पहले से ही अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इंस्ट्रक्ट कर देगा, जैसे हम बैंक को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि हमारा चेक आने वाला इंश्योरेंस का, मेडिक्लेम का, तो वो ऑलरेडी जो है चेक जैसे ही आएगा डेबिट हो जाए हमारा बैंक बैलेंस, सेम ऐसे ही जो यहाँ पे इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर डीपी को पहले से ही इंस्ट्रक्ट कर देगा कि वो हमारे डीमैट अकाउंट में अगर कोई शेयर्स आ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाए, एक्सेप्ट कर लें उसकी डिलीवरी डायरेक्टली उसके डीमैट अकाउंट में या फिर बेनिफिशियल ओनर अकाउंट में। ठीक है बेटा, एक बार सारे स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहला स्टेप हमने करा था सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। इन्वेस्टर अगर परचेज सेल करना चाहता है तो उसे एक रजिस्टर्ड ब्रोकर अपॉइंट करना पड़ेगा और उसे डिटेल देनी है। सेकेंड स्टेप में डीमैट अकाउंट ओपन करना है, बैंक अकाउंट होना चाहिए। थर्ड में ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर प्लेस करते ही यहाँ पे ब्रोकर इशू करेगा ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप। उसके बाद एग्जीक्यूशन जब ऑर्डर होगा तो जैसे ब्रोकर के टर्मिनल पे कम्युनिकेट होगा कि ये पर्टिकुलर शेयर्स इस प्राइस पे मेंशन्ड है, ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो प्राइस ब्रोकर ने कोट किया होगा, अगर वो प्राइस अवेलेबल है उस पर्टिकुलर शेयर्स पे, सिक्योरिटी पे, तो वो प्राइस कोट करते ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। ऑर्डर एग्जीक्यूशन होते ही ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप ब्रोकर इशू करेगा इन्वेस्टर को। ठीक है, इसका अलग से क्वेश्चन आता है। और ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर ब्रोकर इशू करेगा कॉन्ट्रैक्ट नोट, इसका भी 1 मार्क में आता है। ये इन्वेस्टर ब्रोकर के बीच में डिस्प्यूट सेटल करता है। फिर आते हैं हम सेटलमेंट पे। सेटलमेंट रोलिंग सेटलमेंट बेसिस पे होती है। ये 1 अप्रैल 2003 से सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से 2003 से T+2 बेसिस पे होने लगी है। यानी अगर मंडे को ट्रेड हुआ है तो वेंसडे तक सबको पैसे मिल जाने चाहिए जिसको मिलने हैं, जिनको शेयर्स मिलने हैं उनको शेयर्स मिल जाने चाहिए। इसे हम बोलते हैं T+2 बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट नोट रिसीव होते ही सबसे पहला काम इन्वेस्टर का है। इन्वेस्टर ने जो शेयर्स परचेज करे हैं वो पेमेंट करेगा, और अगर शेयर्स उसने बेचने हैं, सेल करने हैं, तो वो शेयर्स डिलीवर करेगा। इसको बोलते हैं पे इन डे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा वैसे ही। और उसके बाद सेल के टाइम पे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डिलीवर करेगा शेयर्स किसी और ब्रोकर को, अदर ब्रोकर को, या पेमेंट अगर करनी है तो अदर ब्रोकर को पेमेंट करेगा। इसे हम बोलते हैं पे आउट डे। जब स्टॉक एक्सचेंज अपना रोल करेगा तो पे आउट डे है। जब इन्वेस्टर ने किया था तो पे इन डे था। पेमेंट जैसी हमें स्टॉक एक्सचेंज से मिल जाएगी, ब्रोकर जो है वो पेमेंट इन्वेस्टर को करेगा 24 आवर्स के अंदर अंदर। और अगर सिक्योरिटीज परचेज करी है इन्वेस्टर ने तो ब्रोकर इलेक्ट्रॉनिकली डायरेक्टली डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। सेम ऐसे ही इन्वेस्टर अपने डीपी को इंस्ट्रक्ट कर देगा कि वो उसकी सिक्योरिटीज एक्सेप्ट कर ले डायरेक्टली इन हिज बेनिफिशियल अकाउंट। ठीक है बेटा, एक बार गो थ्रू कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछेंगे आप। थैंक यू स्टूडेंट्स।